After embryogeny in dicots, we are going to talk about the embryogeny in monocots. द्विबीजपत्रियों में भ्रूणिकी का अध्ययन करने के पश्चात हम अब एक बीजपत्रियों के अंदर भ्रूणिकी का अध्ययन करेंगे। तो एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट। इसकी एक ही चीज सीख लीजिए, सब कुछ द्विबीजपत्रियों के समान होगा, परंतु एक भी विभाजन यानी कि ऑल डिविजन्स विल बी ट्रांसवर्स। सारे विभाजन ऐसे होंगे एंड नो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन विल बी देयर। कोई भी उदग्र विभाजन नहीं होगा। नंबर 2, जो डायकॉट था उसके अंदर जो सस्पेंसर था, निलंबक था, वो 1 से 10 कोशिकाओं का 1 to 10 सेल्स का बना हुआ था। इधर जो है सस्पेंसर होगा वह एक कोशिका का, एक सेल का बना हुआ होगा। अब बात चलेगी कि जो मोनोकॉट होते हैं उनका बीज, उनका सीड कैसा होता है। सो दिस इज योर सीड, जिसे हम लोग बीज कहते हैं। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एम्फीमिक्सिस, उभय मिश्रण भी कहते हैं। पहले बीज के लिए कहा जाता था कि परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। राइपन्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड। लेकिन अब परिभाषा बदल गई है। क्या है वो परिभाषा? कि प्लांट का, पादप का कोई भी भाग जिससे नया पौधा मिल जाता है उसको हम बीज कह सकते हैं। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट इज कॉल्ड एज सीड। ये मैं मक्का का बीज बना रहा हूं, और इस मक्का के बीज में ये जो लेयर होती है इसको हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं, जिसमें ये 3N भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म होता है। यहाँ पर यह कोलियोप्टाइल, यानी कि प्लिम्यूल कैप, प्रांकुर चोल पाया जाता है, और ये हमारा होता है प्लिम्यूल यानी कि प्रांकुर होता है। इस जगह पर हमारे पास में रेडिकल है, और रेडिकल की टोपी को हम लोग मूलांकुर चोल या कोलियोराइजा कहते हैं।
ये शील्ड जैसी आकृति की संरचना जो होती है उसको हम स्कूटुलम कहते हैं। घास के अंदर, ग्रास के अंदर स्कूटुलम जो होता है वो वेस्टिजियल होता है। मक्का का या मटर का बीज आपने देखा होगा, उसमें जब अपन मटर को छिलते हैं तो कुछ दाने व्रंत युक्त निकलते हैं। तो ये जो व्रंत है ये किससे बना है? बीजांड व्रंत से, जिसे हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। और इस वाले पार्ट को हम लोग रैफी कहते हैं। कई बार जो मटर का दाना होता है उसमें ये रैफी टूट जाता है, ये टूट गया तो ये गड्ढा जो होता है इसको हम लोग हाइलम कहते हैं। ये है मक्का के बीज की संरचना, ये है रैफे के बारे में और हाइलम के बारे में। अरंड का बीज लीजिए साहब, कैस्टर सीड, उसके अंदर दो ये छोटी छोटी सी सफ़ेद सफ़ेद सी आँखें होती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं कार अंकल, कार वाले अंकल, कार अंकल। ये किससे बनता है? थर्ड इंटेग्यूमेंट से बनता है। अब क्या काम करता है? कारंकल का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का अवशोषण। अब आता है हमारे पास में फल यानी कि बीज, फ्रूट। फ्रूट दो प्रकार का, ट्रू फ्रूट यानी कि वास्तविक फ्रूट, फॉल्स फ्रूट यानी कि आभासी फल। ट्रू फ्रूट कौन सा होता है? वह फ्रूट जो अंडाशय से उत्पन्न होता है, जिसका ओरिजिन ओवरी से होता है और जिसकी उत्पत्ति अंडाशय से नहीं होती है, उस फल को हम आभासी फल कहते हैं। जैसे कि एप्पल, पियर, फ्रेगेरिया, ये सभी आभासी फल कहलाते हैं। एक फल होता है लीची। लीची का एरिल खाया जाता है। लीची का एरिल जो होता है उसको खाया जाता है। अब बात चलती है कि ये हमारा लैंगिक जनन समाप्त होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट, कि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद पादपों में कौन सा होता है, तो आंसर होता है बीज। लैंगिक जनन को हम लोग एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं।
Sexual reproduction is called as amphimixis. अब बात आती है, एम्फी का मतलब दो जने, मिक्सिस का मतलब मिश्रण। जब होता है तो हम उसको एम्फीमिक्सिस कहते हैं। अब बात चली कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक जनन में तो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो जने भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन के अंदर एक जनक भाग लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने एम्फीमिक्सिस कहा था और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एपोमिक्सिस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर केवल एक जनक भाग लेता है। अब क्लोन क्या होता है? क्लोन, आप देखिए, एक गुलाब की कलम से को काट काट कर हमने जमीन में बोया, बहुत सारे गुलाब के पौधे प्राप्त हुए, जिनका जीन प्रारूप, जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वह आइडेंटिकल होगा। तो पॉपुलेशन having same genotype is called as क्लोन। और क्लोन का जो एक मेंबर होता है उसको रैमेट कहते हैं। रैमेट। दूसरी बात कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह कितनी प्रकार का होता है। तो इसको यदि अपन देखेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक कहलाता है एगैमोस्पर्मी, एक कहलाता है स्पोरोजेनेसिस द्वारा, और एक होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी कि कायिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या नहीं होता है? मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। नंबर 2, गैमेट का निर्माण यानी कि गैमेटोजेनेसिस नहीं होगी। तो जायगोट का निर्माण भी नहीं होगा, तो जायगोट भी नहीं बना। एक एमोस्पर्मी को अगर अपन देखें तो यह नंबर 1 रिकरेंट होती है, नॉन रिकरेंट होती है,
और एडवेंटेटिव होती है। स्पोरोजेनेसिस में बीजाणुओं का निर्माण होगा। इसे हम लोग हिंदी में बीजाणु जनन कहते हैं। अब मैं आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन समझाने जा रहा हूं। एक बार फिर, अलैंगिक जनन को एपोमिक्सिस कहते हैं। ऐसी जनसंख्या जिसका कि जीन प्रारूप समान होता है उसे क्लोन कहते हैं। क्लोन के एक सदस्य को रैमेट कहते हैं। अलैंगिक जनन में 3 चीज़ें नहीं होती हैं: मियोसिस, गैमेटोजेनेसिस और जायगोट का निर्माण नहीं होता है। ये 3 प्रकार की होती है: एगेमोस्पर्मी, स्पोरोजेनेसिस एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एगेमोस्पर्मी जो होती है 3 प्रकार की: रिकरेंट, नॉन रिकरेंट एंड एडवेंटेटिव। नंबर 2, स्पोरोजेनेसिस में बीजाणुओं के द्वारा नया पौधा मिलता है। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, जिसको कि हम लोग कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन कहते हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसे कहते हैं? पहली बात तो ये सीखना चाहिए कि कायिक भाग, वेजिटेटिव भाग कौन सा होता है। तो आंसर होता है वह भाग जो लैंगिक जनन में भाग नहीं लेता है। द पार्ट विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव पार्ट एंड द प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये रूट के द्वारा भी होता है, स्टेम के द्वारा भी होता है, लीव्स के द्वारा भी होता है। रूट्स की बात जब मैं करता हूं, बाय रूट, तो उसमें एक वर्ड आता है स्लिप। स्लिप जो होता है वो रूट का एक टुकड़ा होता है, और इस रूट के टुकड़े को, जो कि अमरूद का होता है, गुआवा जो होता है, उस रूट के टुकड़े को आप जमीन में रौंप दो। यू सो इट इन द सॉइल, यू विल गेट अ न्यू लीफी शूट। एक आपको पर्णिल प्ररोह देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग स्लिप कहते हैं। दूसरा जो अक्सर नीट के अंदर पूछा जाता है, दैट इज योर बुलबिल। हिंदी में इसको बोलते हैं पत्र प्रकलिका। ग्रीन मल्टीसेलुलर लीफ लाइक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग जो है बुलबिल कहते हैं। ये पौधे पर लगी होती है, और जब यह गिर पड़ती है तो उससे एक नया पौधा मिलता है। ये क्वेश्चन मैंने देखा है, बहुत आता है पीएमटी के अंदर, और इसका एग्जाम्पल आपको अगेव मिलता है। इतने सालों में अगेव ही चॉइस में मैंने देखा है। इसमें डायोस्कोरिया, ऑक्सलिस, साइकस भी होता है बुलबिल के द्वारा, लेकिन मैंने जो देखा है चॉइस में आपको अगेव ही मिलेगा नीट के अंदर। तीसरा टूरियन किसे कहते हैं?
आंसर होता है जलीय कलिका को, एक्वेटिक बर्ड को हम लोग टूरियन कहते हैं। उससे भी नया पौधा मिल जाता है। तो एग्जाम्पल टूरियन का ले लेते हैं अपन लोग, पोटीमोजेटॉन। अब आता है हमारे पास में पत्ती के द्वारा। पत्ती के द्वारा मीन्स बाय लीफ, पूरी की पूरी पत्ती, जैसे कि ब्रायोफिल्लम की किनारे पर जो कलिका पाई जाती है वह परिवर्तित करके एक नए पौधे को जन्म देती है। सेंसिवियरा की लीफ कटिंग से न्यू प्लांट मिल जाता है। अब अपन बात करेंगे स्तरण की, यानी कि लेयरिंग की। लेयरिंग की बात जब होगी तो इसमें टिप लेयरिंग, शीर्ष स्तरण, चमेली, चमेली का पौधा बड़ा, उसका तना पतला लंबा होता है। तो उसको अपन क्या करते हैं, ये शीर्ष हो गया और इसको उठा के यहाँ पर दबा देते हैं, तो फिर ये इधर चला गया, वृद्धि करके निकल आएगा। एक होता है सर्पेंटाइन लेयरिंग, यानी कि सर्प के समान लेयरिंग। इसी को अपन मिट्टी या ईंट से यहां पर दबा देते हैं, तो फिर यह माउंड लेयरिंग कहलाता है। अब बात चलेगी कि तने के अंदर आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ग्राफ्टिंग के द्वारा भी किया जा सकता है। सो दिस इज योर ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग केवल डाइकॉट के अंदर ही संभव होती है। क्यों? क्योंकि डाइकॉट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वह वलय में पाए जाते हैं, क्योंकि मोनोकॉट के अंदर ग्राफ्टिंग नहीं होती है। अब अगर अपन देखें कि सपोज करो ये आम का एक वृक्ष है, इसमें बड़े पतले पतले आम निकल रहे हैं, और ये दूसरा आम का वृक्ष है जिसमें बहुत ही बढ़िया किस्म के आम निकल रहे हैं। किसान ये चाहता है कि अवनत किस्म की, इंफीरियर क्वालिटी की वृक्ष से सुपीरियर क्वालिटी के उन्नत किस्म के आम प्राप्त हों, तो वो ग्राफ्टिंग करके प्राप्त कर सकता है। तो हमने क्या करा, इसको यहाँ से काटा, तो काटने पर ये हो गया टुकड़ा इसका अवनत किस्म का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। अब इसकी एक शाखा ली
ये शाखा ली, इसको इसके ऊपर हमने रौंप दिया और फिर बांध दिया। दोनों के ऊतक मिल गए। तो अब ऊपर जो भाग है उसको बोलते हैं सियोन। वो ऊपर वृद्धि करेगा और उन्नत किस्म के आम देगा। इसी को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। यदि आप ग्राफ्टिंग से ये स्टॉक है, इसमें कलिका प्राप्त करना चाहते हैं तो एक टी आकृति का चीरा लगा दिया जाता है। अब आता है हमारे पास में एयर लेयरिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एयर लेयरिंग, जिसे हम लोग वायु स्तरण कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है गुटी मेथड। गुटी मेथड में क्या करते हैं कि ये तना है, इसकी छाल को निकाला जाता है और उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप किया जाता है। जिसमें रूट प्रमोटिंग केमिकल डाले जाते हैं और फिर वापस इसको इसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो चूंकि ये कार्यक्रम हवा में कर रहे हो, ये लेयरिंग हवा में कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग। और इसमें से ये रूट बाहर निकलती है। खत्म। इसको बोलते हैं गोटी। अच्छा क्वेश्चन बनता है, मगर ये किस में की जा सकती है? तो उसका अपन कोड है LPG OL, L फॉर लीची, P फॉर पोमीग्रेनेट, G फॉर गुआवा, O फॉर ऑरेंज, L फॉर लेमन। ये 5 एग्जाम्पल बहुत हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि एयर लेयरिंग यानी कि वायु स्तरण यानी कि गुटी विधि अपनाई जा सकती है। अब बात चलेगी 2 शब्दों की, जिनमें से एक शब्द है मेटाजीनिया। मेटाजीनिया ये शब्द जो था वो सिंगल ने दिया था। ये बाहर से कोई पोलर ग्रीन आ रहा है और यह इधर गिरा, तो इफेक्ट ऑन द मैटरनल टिश्यू ड्यू टू द फॉरेन पोलन ग्रीन इज कॉल्ड एज मेटाजीनिया। बाहरी पराग कण के कारण
मात्रात्मक ऊतक पर प्रभाव होता है तो हम उसे मेटाजीनिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल खजूर, जिसे हम लोग फोइनिक्स डैक्टिलीफेरा कह रहे हैं। देन कम्स योर जीनिया। यह शब्द जो था वो फोके ने दिया था। इसमें बाहरी परागकण का प्रभाव, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द पोलन ग्रेन, फॉरेन पोलन ग्रेन विल प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन द हाइब्रिड टिश्यू। बाहरी परागकण का प्रभाव संकरित ऊतकों के ऊपर होगा, यानी कि हाइब्रिड टिश्यू के ऊपर होगा। तो हम इसे जीनिया कहेंगे। जीनिया शब्द फोके ने दिया था, और ये जीनिया जो है मेज़ के ऊपर देखा जा सकता है, मक्का के ऊपर देखा जा सकता है। और इसी के साथ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट समाप्त होता है। थैंक यू।